हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जो है और भी बहुत सारे जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस का जो वीडियो अपलोड किया गया तो आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। आपका जो है मैथ्स में भी जो है 2 पार्ट होता है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका जो कैलकुलेटिव बहुत ही इजी होता है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। और 15 क्वेश्चन आपका जो है सीडीपी बेस्ड यानी कि बाल विकास से रिलेटेड रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंकों का 1/3, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंकों का 3 गुना है। तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है। तो इन ऑप्शनों में से बताना है, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ऑप्शन आपका फुलफिल करेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 अंकों की संख्या है तो सारे यहाँ पे ऑप्शन में भी जो है जितना भी दिया गया सारे 4 अंकों का ही संख्या है। तो पहला अंक जो है दूसरे अंकों का 1/3 है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट में जो कंडीशन दिया गया है तो उसके अनुसार आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। देखिए 1 3 4 9 है। तो पहला वाला जो संख्या है अंक जो है वह दूसरा का क्या है 1/3, मतलब दूसरा का 1/3 है। तो देखिए यहाँ पे कट कीजिएगा तो देखिएगा 1 आ जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा अंक पहले और दूसरे अंकों का योगफल है। तीसरा अंक आपका क्या है 4 है, तो पहले और दूसरे का योगफल 3 और 1 4, देखिए हो रहा है। उसके बाद देखिए जबकि अंतिम अंक दूसरे का क्या है अंकों का, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंकों का 3 गुना है। तो दूसरे अंकों का क्या है 3 गुना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे अंकों का क्या है 3 गुना है। 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से 13 49 आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो यहाँ पे मतलब कि बोल रहा है उसके अनुसार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखिए कुछ संख्या यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम मतलब हुआ क्या, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तब लास्ट में आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर यानी कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा हो जाएगा 22 पॉइंट मतलब कि 2, उसके बाद फिर 22.28 हो जाएगा, 23.1 हो जाएगा, 23.18, 23.45, इस तरह से बढ़ते क्रम में बिल्कुल ये सजा हुआ है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना बहुत ही ईजी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको जो है 6 यहाँ पे 3 हो गया, 4 5 6, तो यहाँ पे 9 की संख्या 6 आप यदि लिख देते हैं तो 6 बार 9 लिखेंगे तो आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को माइनस करना है, मतलब कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 पे 4 जीरो देंगे तो आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए 9 9 9 9 8 9। तो देखिए कहाँ पे आपका मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं को आपको क्या करना है माइनस करना है। उसके बाद देखिए 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आपको बताना है 42 और 62 के मध्य जो है टोटल कितनी पूर्ण संख्या। जैसे 42 के बाद क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, इधर इससे पहले क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। इसी तरह से टोटल कितना है। तो जैसे आप लोग इधर सिंपली यदि करेंगे तो टोटल मध्य में लेना है, ना कि आपको 42 को भी लेना, 42 को नहीं लेना और 62 को नहीं लेना। इसके बीच में टोटल कितने संख्या है आपको ले लेना। वैसे आप जो यदि सिंपली करेंगे तो गिन के भी कर सकते हैं। 43 1 हुआ, 44 2 हुआ, 45 3 हुआ, 46 4 हुआ, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपका टोटल 19 आ जाएगा। या नहीं तो आप लोग 62 में से 42 को माइनस कीजिए, 62 में से 42 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसमें एक आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो आपका हो जाएगा 19 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 19। तो वैसे भी आप लोग सिंपली भी कर सकते हैं कि टोटल बीच में कितनी संख्या है 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, टोटल संख्याओं की हो जाएगा संख्या कितना 19 हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भिन्न दिया गया है तो इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको बताना है। तो एक तो आपका जो है सरल इसमें नियम होगा कि सबको आप लोग भाग दे के आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख दीजिए, जितना होगा आप कर लेंगे। ये होता है क्या, जितना भी यहाँ पे हर है, जैसे 7/10 है, 4/9 है, 2/15 है, 3/5 है, 2/5 है, तो सबका आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे ही निकालिएगा आपका आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा, कितना, 90। तो इस 90 में से सबको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो सबका एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल जाएगा। जैसे 7/10 है, इसको एलसीएम से गुना कीजिए, यहाँ पे 10 9 90 तो हो जाएगा 9 7 63, इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से आप लोग फिर 4/9 है, इसको 90 से कीजिए तो इस पर 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 चौके 40 इसका वैल्यू। तो सभी का वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप जब निकालेंगे तो 60/10 सबसे बड़ा हो जाएगा और 2/15 सबसे छोटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे। एलसीएम पहले निकालेंगे, उस एलसीएम को गुना करेंगे सब में, तो एग्जैक्ट सभी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों का नाम जिनके दिनों की संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए 2 और 5 से कौन सा महीना कटेगा, जिसका मतलब कि दिनों की संख्या 30 होगा वही ना 2 और 5 से कटेगा। तो जिन महीनों की संख्या जो है 30 दिन का होगा उन्हें वही सिर्फ 2 और 5 से विभाजित होगा। तो 30 दिन का महीना कौन कौन सा होता है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो 30 दिन का महीना आपका अप्रैल भी होता है, जून भी होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है। तो ये आपका एक्यूरेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जिनकी संख्या तीनों मतलब कि जिन महीनों की संख्या 30 दिन होगा वही 2 और 5 से विभाजित होगा। तो अप्रैल जून सितंबर नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण है। तो देखिए सबसे पहले आपको न्यून कोण के बारे में पता होना चाहिए। न्यून कोण होता क्या है, तो न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम जो वैल्यू होता है वही आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से कम वैल्यू होता है न्यून कोण का। देखिए यहाँ पे आपको बताना किस में है, बताना है देखिए अमन है, सॉरी थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, अमन AMAN, ठीक। अब देखिए न्यून कोण कहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे आपका न्यून कोण बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, 3 इसमें हो गया, इसमें एक यहाँ पे बनेगा, एक आपका यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, 3 इसमें भी आ गया, फिर एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, और एक आपका यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा। तो आपका जो है टोटल कितना न्यून कोण हो गया, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें कितना हो गया टोटल 9 और 2 इसमें 11, यानी कि टोटल न्यून कोणों की संख्या आपका 11 हो गया। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण है, तो टोटल 11 हो जाएगा। न्यून कोण मतलब हुआ कि 90 डिग्री से कम जो होगा। उसके बाद देखिए बहुत ही ये क्वेश्चन भी लगातार आप लोगों का हर एक शिफ्टों में पूछा गया था, तो इस बार तो ऑफलाइन होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो मैथ्स में रहने का पूरी संभावना है। तो देखिए क्या है कि एक समचतुर्भुज समपंचभुज में कितनी सममित रेखा, यानी कि सममित रेखा से क्वेश्चन लगातार पूछा भी जाता। तो सबसे पहले आप लोग पंचभुज को ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह से आप लोग एक पंचभुज बना लीजिए। तो इस तरह से पंचभुज होता है। तो सममित मतलब होता है कि किसी भी मतलब कि फिगर को या चित्र को जो बराबर बराबर भागों में बांटना। तो ऐसा मतलब कि रेखा जिसके द्वारा हम उसे जो है एक समान मतलब कि बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक लाइन आप यदि यहाँ पे आप लोग सीधे आप लोग यदि करते हैं तो देखिए बराबर भागों में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक रेखा हो गया। उसके बाद देखिए एक रेखा आप लोग यहाँ कर सकते हैं, 2 हो गया, एक आप लोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक रेखा आपका कहाँ पे हो जाएगा, एक रेखा आपका जैसे यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 4 हो गया, और एक आपका हो जाएगा यहाँ से 5 हो गया। तो पंचभुज में टोटल सममित रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए।
उसके बाकी 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज़ के कितने कोण होंगे? तो देखिए सबसे पहले एक आयताकार है, ठीक ना, तो उन्होंने क्या किया, चारों कोनों में से जो है इस तरह से मोड़ देता है। तो मोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से इसको ऐसे करके पलटा दिया, फिर यहाँ से इस कोनों को ऐसे पलटा दिया, फिर इस कोनों को ऐसे पलटा दिया, इस कोनों को ऐसे मोड़ दिया। तो चारों कोनों को मोड़ दिया। तो इसके बाद जो फिगर बनेगा, तो इसके बाद जो आपका फिगर जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देख सकते आपका फिगर जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए आयत जो है इस प्रकार का कुछ हो जाएगा आपका। थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं हुआ और एक बार इसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका फिगर जो है क्या होगा, ड्रॉ होगा। आयताकार है तो यहाँ पे जब मोड़िएगा तो आपका जो है इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। तो देखिए एक यहाँ पे 2 हो गया, इधर 3, इधर 4, इधर 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो टोटल आपका जो है कितना कोण हो जाएंगे, 8 कोण हो जाएंगे। जब इस तरह से आप लोग मोड़ेंगे कागज़ को चारों कोनों में तो टोटल 8 कोण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डू डिब्बों के भार को छोड़ते हुए एक डिब्बे में 25 लड्डू है। तो देखिए 1 केजी में जो है 25 मतलब कि 1 केजी बेसन है, तो उसके द्वारा जो है लड्डू जब बनता है तो एक डिब्बे में 25 लड्डू रहते हैं। तो रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहता है। तो एक डिब्बों में 25 लड्डू, तो 4 डिब्बों में कितना हो जाएगा, टोटल 100 लड्डू हो जाएगा ना। एक डिब्बों में 25 लड्डू है तो 4 डिब्बों में कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना, 100 लड्डू हो जाएगा। तो 1 केजी में 25 बनता है तो 100 में टोटल कितना हो जाएगा, तब 4 केजी हो जाएगा। 4 केजी होगा ना। तो 4 केजी बराबर आपका क्या हो गया, एक तरह से 4 केजी बराबर आपका हो गया 100 लड्डू। ये सब सिंपल सवाल है, वैसे आप लोग जो मुंह पे ये सब सवाल को बना सकते हैं। तो 1 केजी बेसन में जो है तो टोटल 100 लड्डू बनता। अब देखिए रेखा 4 डिब्बा खरीदना चाहता है और प्रत्येक डिब्बों में उसके अनुसार 20 ही लड्डू होना चाहिए। तो 4 डिब्बों में टोटल कितना, 80 लड्डू हो जाएगा। तो बता रहा है कि मतलब कि टोटल कितना होगा उसका केजी में बताना है। तो देखिए 100 जो है यहाँ पे 100 लड्डू में 4 केजी होता है वजन। एक बार और कर देते, 100 मतलब कि लड्डू हुआ, उसका वजन 4 केजी हुआ। अब वह जो जब ले रहा है तो 20-20 लड्डू करके 4 डिब्बा मतलब कि 80 लड्डू में कितना वजन होगा, तो 4/100 कीजिए गुना 80 कीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा कितना। तो इसको जब कट कीजिएगा तो 3.2 यानी कि 3 केजी 200 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कट कर लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 16/5। तो इस तरह से इसको जब डिवाइड कीजिएगा 5 तिया 15.2 यानी कि 3 केजी 200 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था सवाल में, बस आपका इजी ही था। तो पहले जो है वो एक डब्बों में 25 लड्डू होता था, तो इसे 4 डब्बे में हम लोग कर लेते कि 100 लड्डू हो गया। इसी तरह से हम लोग बना सकते थे इस सवाल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो आपको जो है मिलान करना है, इसमें मिलान करना है। आप अपना जो है कॉमन साइंस लगा के, जैसे एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई जो है किस में होगा, तो एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई हमेशा किलोमीटर में ही होगा। उसके बाद देखिए कक्षा कक्ष की लंबाई जो है आपका इस ऑप्शन में, तो आप लोग जो है कक्षा कक्ष की बीमा जो है आपका मीटर में हो जाएगा। जूते और फीते की चौड़ाई आपका मिलीमीटर में हो जाएगा, एमएम में हो जाएगा, और केले की लंबाई आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी कि एक तरह से जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबा है, दूरी है, तो उसे हम लोग किलोमीटर में माप लेंगे। उससे थोड़ा सा कम दूरी वाला है तो आप हम लोग मीटर में भी माप सकते हैं। उसी तरह से अपना दिमाग लगा के आप लोग इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जिसमें भी है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई किलोमीटर में, कक्षा कक्ष की बीमा मीटर में, जूते की फीते की लंबाई एमएम में, केले की लंबाई सेंटीमीटर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीना ने सिर पर लगाने वाले 50 लीटर की तेल खरीदा। उन्होंने 50 लीटर की तेल खरीदा। इस तेल को 80 ml की बोतलों में भरना चाहते थे। टोटल कितने बोतल की आवश्यकता होगी, 50 लीटर बराबर कितना ml हो जाएगा। इसको 1000 से आप क्या करें, गुना कर देंगे तो 50 पे आपका कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। इसको जो है 80 ml की बोतल में भरना है तो 80 से भाग दे दीजिए। तो इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 625, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 टोटल बोतलों की संख्या 625 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
तो इनमें से आपको जो है बताना, इस तरह से आपका जो दिया गया सारणी। तो सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों को देखने वाले की संख्याओं में अंतर बताना। सबसे अधिक किस चीज़ को देखता है? सबसे अधिक कॉमेडी देखता है कितना? 11। और सबसे कम क्या देखता? हॉरर। तो इन दोनों में अंतर निकाल लेना। तो 10 बिल्कुल कितना आसान है। तो देखिए 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियाँ बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मौक वाली एक माचिस की डिब्बों का ऑर्डर दिया। उसे एक कार्टन में प्राप्त हुई जिसका माप जो है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर थी। उसे प्राप्त हुई माचिस की डिब्बियों की संख्या निकालना है। तो माचिस की डिब्बों की संख्या निकालने के लिए आप लोग 60 mm गुना 60 mm गुना 60 mm को डिवाइड कर दीजिए। कितना? 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इससे आप लोग डिवाइड कीजिए, आराम से आपका जो कितना निकल जाएगा, 4500 टोटल डिब्बों की संख्या निकल जाएगा। तो इससे आप लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या आपको बताना है। तो इनमें से छुपे हुए संख्या को आपको बताना है कि 32 के बाद 44 हुआ, 44 के बाद 12 हुआ, तो 12 के बाद क्या होगा? तो 12 का डिफरेंस है, तो मतलब कि 32 में 12 जोड़ा तो 44 हो गया, 44 में 12 जोड़ा 56 हो गया, 56 में फिर आप लोग 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 6 2 8 5 1 6, यानी कि 68 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो मैथ्स का कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बाल विकास से रिलेटेड भी सवाल रहते हैं गणित में। गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है? तो गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की शिक्षा के उद्देश्य के लिए सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या, उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। उसके बाद अगला है आपका, उद्देश्य का आकलन हो सकता है। उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। उद्देश्य सरल और शिक्षण अधिगम प्रक्रम से संबंधित होते हैं। तो इसमें जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है, उद्देश्य अति विस्तृत और सामान्य होते हैं, ये जो है आपका बिल्कुल उससे संबंधित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है। आप लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम तक लगातार हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एक काम ज़रूर करें, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अब देखिए संख्याओं को कम वस्तु है, बिना गिने तुरंत उस संख्या को बताना है, तो यह योग्यता जो है क्या कहलाता है? तो यह योग्यता आपका जो है सबटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सबटाइजेशन कहलाता है। बहुत सारे कम संख्या उसको बिना गिने तुरंत हम लोग बता देते हैं, यह योग्यता जो है क्या कहलाता है? सबटाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं के बहुभुज की आकृतियों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में से इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं के बहुभुज आकृति, यानी कि 4 भुजा के बहुभुज आकृति है, उसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोग करते हैं। तो जैसे ग्राफ पेपर है, जियो बोर्ड है, कैलकुलेटर है, स्केल है, तो इनमें से बताना है किसका हम लोग सहारा लेते हैं, यानी कि ए और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या है, ग्राफ पेपर और आपका जो है स्केल, इन दोनों के मदद से हम लोग जो है किसी भी बहुभुज की आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। तो एक ग्राफ पेपर में और एक स्केल के मदद से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना। सेकेंड में शिक्षार्थियों के मूल गणन कौशल का विकास करना। देखिए कक्षा 1 से पहले का मतलब कि बच्चा है,
यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का बच्चा है, उसमें जो है इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को विकास करना पड़ेगा। शिक्षार्थियों के मूल गणन कौशल का विकास करना, मतलब गणना कौशल का हम लोग गिनती करवाना, इस तरह की चीज़ों को हमें उसके अंदर डेवलप करना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1 क्लास से भी छोटा बच्चा है इसीलिए। उसके बाद देखिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है, जब भी विद्यार्थियों स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक स्वयंपट पर सही उत्तर लिखता है। ये उतना कोई खास नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता। ये भी उतना कोई खास नहीं, सटीक नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रोत्साहित करना। लगभग ऑप्शन में जब आप लोगों को प्रोत्साहित करना दिखे तो वो आपका जो बिल्कुल सही ही होता है। तो इसमें देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक ये जो है गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियाँ गणित में अपरिभाषित है। यानी कि किस किस शब्द को जो इनमें जो है उनको जो है गणित में बिल्कुल ही सटीक तरीक़ा से परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे रेखा है, बिंदु है, प्राकृतिक संख्याएं है, वर्ग का विकर्ण है। तो इनमें जो है आपका जो है रेखा हो गया, उसके बाद बिंदु हो गया, उसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गया। इन सारे चीज़ों को एग्जैक्ट जो है मतलब कि परिभाषित नहीं किया गया। ये सारे चीज़ जो है अपरिभाषित है। रेखा के बारे में बहुत सारे मत दे सकते हैं, बिंदु के बारे में बहुत सारे चीज़ आप लोग बोल सकते हैं कि बिंदु एक निशान है जो आकृति जिसका जो है न तो लंबाई होता है न ही चौड़ाई होता है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे मतलब कि एक बिंदु है या बोल सकते हैं एक दशमलव है, पॉइंट है, कुछ भी इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या है, इसके भी बारे में जो है एग्जैक्ट परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ रेखा हो गया, बिंदु हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गया, ये सारे अपरिभाषित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। कोई कस्टमर है वो जो है सब्जी खरीदने के लिए जाता है, वो 80 किलोग्राम हिसाब से 650 ग्राम का पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 प्लस 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलित कर 40 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा या अवधारणाओं का प्रयोग कर रहा है। तो जो है एक ग्राहक है वो सब्जी विक्रेता के पास जाता है और वहाँ से 80 किलोग्राम के हिसाब से 650 ग्राम का पालक खरीदता है, मतलब कि हाफ के जी बोल रहे, 650 ग्राम का पालक खरीदता है। तो सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से जो है 650 को इस प्रकार मतलब तोड़ता है और उसे तोड़ने के बाद वह जो है 40 प्लस 8 प्लस 4 को जो है 52 बताता है। तो इस तरह से सब्जी विक्रेता जो है किस अवधारणाओं का प्रयोग कर रहा है आपको बताना है। जोड़ने का, अनुपात और समानुपात का, घटाव का, भाग का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा आपको बताना है। तो ए बी डी, यानी कि ए बी और डी। तो ए में क्या जोड़ना, बी में क्या अनुपात और समानुपात और डी में क्या भाग। तो जोड़ना, अनुपात, समानुपात और भाग का जो है अवधारणाओं का प्रयोग कर रहा है। तो ए बी डी किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है, एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। एक विद्यार्थी यह समझता है कि सभी आयत जो है इस तरह का जो आयत होता है समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। वेन हेले के ज्यामिति चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामिति चिंतन के किस चरण पे आपको बताना है। तो ये जो है ये विद्यार्थी जो आपका दूसरा चरण में हो जाएगा, जो कि संबंधों की समझ है इसके बाद मतलब कि अंदर। तो वही बच्चा बोल रहा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बट सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। इस तरह की चीज़ों को समझ मतलब जब बच्चों के अंदर समझ आ जाता है तो वह जो है वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार बताना है कि बच्चे किस चरण में है। तो बच्चे जो है दूसरे चरण में है, यानी कि संबंधों की समझ बच्चे के अंदर है। उसके बाद अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। तो
अभी का जो है एनईपी 2020 हुआ, एनसीईआरटी 2005 हुआ, ये सारे जो है मतलब कि बाल केंद्रित यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर जोर देता है, यानी कि अधिगमकर्ता शिक्षा व्यवस्था पर जोर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शन में कुछ उससे हटके है तो उसके अनुसार भी आपको बताना है। जैसे परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, आगमनात्मक उपागम पर, ड्रिल एवं अभ्यास पर। तो इसमें जो है आगमनात्मक मतलब कि आगमनात्मक उपागम हो जाएगा। तो एक होता है निगमनात्मक, मतलब पहले उसमें नियम बताया जाता है फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो इसमें जो है पहले उदाहरण बताया जाएगा उसके बाद नियम बताया जाएगा, इस तरह का कुछ इसमें मतलब कि होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए जो शिक्षा शास्त्र को जो है किस तरह का केंद्रित होना चाहिए, तो आगमनात्मक उपागम पर केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जाता है। यानी कि प्रायिकता हम लोग किस किस चीज़ में मतलब कि जैसे गणित के सवाल हम लोग पढ़े होंगे तो प्रायिकता से रिलेटेड मतलब कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे पासा के बारे में प्रायिकता से क्वेश्चन रहता है, ताश से रिलेटेड रहता है, तो सिक्का से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है किस चीज़ का उपयोग, तो ताश का और मतलब कि पासा का और ताश का, इन दोनों का उपयोग हम लोग जो है प्रायिकता चैप्टर में करते हैं। सी एंड डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग इसे भी आराम से कर लिए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला, जंक सेलर इत्यादि जैसी पाठ देने का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है। यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में भोपाल यात्रा दिया गया चैप्टर का नाम, उसमें कबाड़ बेचने वाला, जंकर सेलर इत्यादि जैसे पाठ का सर्वाधिक मतलब कि उपयोग बताना या उपदेश बताना है कि क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा का अधिगम को समाहित करना, ये ऑप्शन तो बिल्कुल अलग ही है। छात्र केंद्रित कक्षा की निरस्तता को तोड़ना, ये भी गलत ही हो जाएगा। बच्चों की वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। कबाड़ बेचने वाला चैप्टर को उसमें शामिल करना, तो इससे क्या मतलब कि जाहिर होता कि बच्चे के जो वास्तविक चीज़ें मतलब और जो दैनिक जीवन में जो यूज कर रहा उस चीज़ को उस पाठ के माध्यम से बच्चे को देना। तो यानी कि बच्चों के वास्तविक और दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना, यही उसका मेन मकसद है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाले प्रश्न है। यानी कि बंद सिरे वाले प्रश्न का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक ही हल होना, एग्जैक्ट हल होना, और जो खुले सिर वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें जो है मतलब स्वतंत्र जो प्रश्न होते हैं उनमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अपना अपना मतलब तर्क और थिंकिंग उसमें बच्चे दे सकते हैं। तो बंद सिरे वाले का अर्थ हो गया जिसका एक सटीक आंसर हो। तो जैसे सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ, ये तो आपका क्या हो गया एक तरह से बंद हो गया। जितने भी सभी अभाज्य संख्याओं का आप लोग एग्जैक्ट सूची बना सकते हैं। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या लिखो, ये भी आपका एक बंद सिर वाला है। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तो वो दो संख्या कौन कौन सी होगी। अब देखिए दो संख्याओं का योग 14 है तो उनमें से बहुत सारा हो सकता है। एक आप 13 भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, एक 6 ले सकते हैं, एक आप लोग कितना ले सकते हैं 8 भी ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं, एक आप लोग 9 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आंसर इसका हो सकता है। ये आपका स्वतंत्र में आ जाता, बट आपका ए और बी जो है आपका बंद आ जाता है, इसका एग्जैक्ट आंसर मिलता है। तो ए और बी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर होगा। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। तो आपको बताना गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। तो बोध का, कौशल का, ज्ञान का, अनुप्रयोग का। तो इसमें ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 किसका है, ज्ञान पर आधारित है। उसके बाद अगला आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया है। तो आपको बताना कि एनसीईआरटी 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को कब मतलब प्रस्तावित किया, आपको बताना है। तो 2010 में प्रस्तुत किया, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेल्मो कक्षा 2 की एक छात्रा ने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया। यानी कि 64 में 47 को माइनस किया, तो इस तरह से इतना लिख दिया। यानी कि
64 में 43 माइनस किया तो यहाँ पे कितना लिखा है 23 लिखा, जो कि बिल्कुल गलत ही है। तो इसके अनुसार आपको बताना हो कि डेल्मो की घटाव की विधि संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। डेल्मो जो इस तरह का घटाव जो बनाया है तो इसमें किस तरह के चीज़ों को उन्होंने उपयोग किया और सर्वाधिक उपयुक्त है। डेल्मो ने घटाते हुए एक लापरवाह त्रुटि किया, ये त्रुटि लापरवाह त्रुटि, ये तो गलत ऑप्शन है। डेल्मो जानती है कि घटाव कैसे कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, यदि जानता तो वह सही बनाता, इस तरह से ये भी गलत है। डेल्मो बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है, उसका अगला क्या है, डेल्मो को समान प्रकार और प्रश्न हल करने के लिए दिया जाना चाहिए, भी गलत ही है। तो डेल्मो जो है बड़े अंक में छोटे अंक को क्या किया, माइनस कर दिया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, गलत बना लिया। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो 30 क्वेश्चन मैथ्स के किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।